सर्जरी के टाइम जो इंसान को इतना पेन होता था विदाउट एनेस्थीसिया कि वो चिल्लाकर अपनी जीभ भी काट लेता था। तो बीन्स का सीक्रेट से क्या कनेक्शन है? जोवियल का ओरिजिन जो है वो एंशिएंट रोमन मिथोलॉजी से है। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, सच बता रही हूँ, आपके पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे। बार बार हमें समझाया कि ये गलती नहीं करनी है, तो ये एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा ऑप्शन देता है ताकि आप जानबूझकर उसके ट्रैप में, उसके जाल में फंस जाए और गलत आंसर को सिलेक्ट करें। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो राइट हैंड को हमेशा शुभ, अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव, बैड, इंसल्टिंग हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अंदर जाऊँ, बाहर रहूँ, क्या करूँ, यानी कि आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। राइट आंसर होगा ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी हमने बहुत बार किया, इन 9 पेपर में 2-3 बार आ चुका है। तो ये है कि पैसेज के अंदर क्वेश्चंस नहीं पूछे, क्वेश्चंस पूछे हैं बट पैसेज की जो इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है। स्पिल द बीन्स। अब देखो इन्होंने क्या किया है, पेपर में एक ही इडियम 2 बार पूछा है, ठीक है, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, ठीक है, बोथ हैंड, ये सारे क्या हैं? वॉज अ क्वाइट आफ्टरनून। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, हर बार क्लास में मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ। अब तो आपको नींद में भी याद हो जाना चाहिए। इस तरह अगर आप ओरिजिन से पढ़ेंगे, लंबे टाइम तक याद रहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा CPO 2023 का लास्ट शिफ्ट जो 5 अक्टूबर को हुई थी, शिफ्ट 3, ये हमारा जो भी शिफ्ट चल रही है, 9 सेट्स थे टोटल, उनमें से 8 सेट्स आ चुके हैं। ये आज का हमारा ये 9th सेट है, ठीक है। और अभी आपका CPO का एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो भी 15 फ़रवरी को आ रहा है। तो ये सारे पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यूजुअल मैं एक टेबल बनाकर देती हूँ आपको, जिसमें सबसे पहले वोकैबुलरी है। जैसे इस पेपर में 1 वर्ड के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो पूरे आपको उसी सीक्वेंस में मिलेंगे कि जो बच्चा जो टॉपिक पढ़ना चाहता है वो पहले इस टेबल को देख लेगा और वहाँ से वो टॉपिक पढ़ सकता है। सपोज आपको एंटोनिम के क्वेश्चन देखने हैं तो वो आपको 17 से 24 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 8 क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं, तो पूरा एनालिसिस बहुत डिटेल से करके दिया है, आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। ये जो यहाँ पर आप देखेंगे, स्पोर्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूव, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये इस पेपर में ज़्यादा आए हैं, 11 क्वेश्चन आए हैं। और क्लोज टेस्ट और पैसेजेस तो सभी पेपर्स में, CPO के जितने भी पेपर्स थे सब में एक एक आए हैं, ठीक है। पर पैसेज में जो चेंजेस है वो ये है कि पैसेज के अंदर क्वेश्चंस नहीं पूछे, क्वेश्चंस पूछे हैं बट पैसेज की जो इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चन है सिनोनिम एंटोनिम के, क्वेश्चन है टोन के, क्वेश्चन है उसकी स्ट्रक्चर के, क्वेश्चन है थीम के, क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया के। तो इस तरह के क्वेश्चंस पैसेज से पूछे हैं जो भी लेटेस्ट ट्रेंड में है। तो आगे आने वाले एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इस चीज़ को माइंड में रखना है, ठीक है। तो आगे जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए आपको ये पेपर्स करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। टू रिस्ट्रेन और कंपेल अ पर्सन टू डू समथिंग बाय फोर्स, कि किसी इंसान को जबरदस्ती करना, उसको बाध्य करना कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है कॉन्वॉय। कॉन्वॉय का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, ट्रैवलिंग टुगेदर फॉर म्यूचुअल सपोर्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्वॉय, म्यूचुअल सपोर्ट। जैसे इसके सिनोनिम में हो गया कैरवेन हो गया, मोटर कैड हो गया, अरमाड़ा हो गया, तो ये तो नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है बच्चे, ठीक है। कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट, अकॉर्ड, हार्मनी, ठीक है। रूट वर्ड से देखोगे तो कॉन मतलब क्या होता है, टुगेदर, कॉन प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, टुगेदर। सेंस का मतलब टू फील, जब टुगेदर कोई इंसान सेम फील करता है, यानी जब वो हार्मनी में होता है, एग्रीमेंट में होता है, कॉन्सेंसस, ठीक है, ये भी नहीं होगा। फिर आता है कैजुअलिटी।
कैजुअलिटी क्या होता है? जनरली एक पर्सन के लिए आता है, कोई भी एक ऐसा इंसान, एक पर्सन, अ पर्सन हु इज किल्ड, या तो मारा गया हो, और इंजूर्ड या घायल हो गया हो, इन अ वॉर, किसी वॉर में, और इन अ एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट में, उसके लिए क्या आता है? कैजुअलिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल both sides had suffered heavy casualties। हैवी कैजुअलिटीज का मतलब क्या है? दोनों साइड बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों का। ठीक है, तो ये कैजुअलिटीज हो गया। राइट आंसर होगा कोअर्स। कोअर्स का मतलब होता है जब किसी को कोई काम करने के लिए बाध्य किया जाता है फोर्सफुली, कि ये ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, जबरदस्ती। जैसे फॉर एग्जाम्पल द एम्प्लॉयज को कोअर्स किया गया। कोअर्स, एम्प्लॉयज वर कोअर्स्ड इनटू वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ेगा, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे, विदाउट पे। उसके लिए क्या आएगा? कोअर्स, COERCED, कोअर्स। क्लियर? सो राइट आंसर आ जाएगा C। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। ये तो बहुत सिंपल सा था कि अपने इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करना, यानी कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन बहुत सिंपल है। टच माने छूना, होल्ड माने होल्ड करके रखना, और कोलैबोरेशन यानी जब किस, कॉल मतलब टुगेदर, किसी दो कंपनीज का, दो लोगों का आपस में मिलकर किसी एक गोल, एक टारगेट के लिए आपस में मिल जाना, साथ मिलकर काम करना, कोलैबोरेशन। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन। क्या होगा मेरे बच्चे? कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, रिक्वायरिंग एक्सेप्शनल स्किल और कॉशन इन परफॉर्मेंस और हैंडलिंग। मतलब किसी चीज को हैंडल करने में, किसी चीज को करने में, परफॉर्मेंस और हैंडलिंग में एक्सेप्शनल स्किल हो, मतलब जो जनरल लोगों के पास नहीं हो, उससे बेटर, उससे अलग हो, एक्सेप्शन हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ब्लंट। ब्लंट का मतलब क्या होता है? नॉट शार्प, जो शार्प नहीं है, नॉट शार्प, विदाउट अ शार्प एज और एंड। ठीक है, शार्प एंड नहीं है, एज नहीं है, दैट इज ब्लंट, नॉट शार्प, ये नहीं होगा। सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब दैट कैन कंटिन्यू, जो कंटिन्यू रहे, और बी कंटिन्यूड, जो लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहे, फॉर अ लॉन्ग टाइम। सस्टेनेबल, जो लॉन्ग टाइम तक बना रह सके, सस्टेनेबल, ये भी नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? भाव होता है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, एब्स माने अवे, ट्रैक्ट माने टू पुल, जो आपको खींचकर ले जाता है, यानी भाव है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? ट्रिकी। ठीक है, जिसको ट्रिक, यानी ट्रिक एक तो नेगेटिव वर्ड है, छल करना, और एक एक्सेप्शनल स्किल होती है, उसके लिए भी क्या आएगा? ट्रिकी। क्लियर? नेक्स्ट, 3 ही वन वर्ड थे इसमें। अब आया है आपका इडियम्स। इडियम्स देखते हैं। हाँ, शी सेड शी लाइक्ड माई हेयर। शी ने कहा, शी को मेरे हेयर अच्छे लगे, बट इट टर्न आउट टू बी अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये क्या निकल के आया? लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड को जनरली नेगेटिव चीज़ों के लिए, नेगेटिव बातों के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड जो है वो हमारे जो सूरज होता है वो सेट होता है।
ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो राइट हैंड को हमेशा शुभ अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव, बैड, इंसल्टिंग हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर इंसल्ट, यानी वो एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट था ही नहीं, वो एक इंसल्टिंग रिमार्क था। क्या था? इंसल्टिंग रिमार्क। ठीक है, तो प्रेज नहीं होगा। फ्लैटरी मतलब चापलूसी करना, साइकोफेंसी हो जाएगा। ठीक है, सिकोफेंसी हो जाएगा। लिक समबडीज बूट्स होता है, किसी के तलवे चाटना, वो भी फ्लैटरी होता है। ठीक है, यहाँ देखो इंसल्ट और डिस्गाइज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, यानी प्रेज एक्चुअल में वो प्रशंसा है ही नहीं, वो क्या है? इंसल्ट है। जैसे शी सेड, शी ने कहा, शी लाइक्ड माई हेयर, उसको मेरे हेयर अच्छे लगे, बट इट टर्न आउट टू बी अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट एक इंसल्ट के रूप में आया। कब? जब शी आस्क्ड हाउ लॉन्ग आई हैड बीन डाइंग इट, कि मैं उनको कब से डाई कर रही हूँ। एक तो बता रही है हेयर अच्छा है, ऊपर से डाई मतलब लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक चीज आपको और बता दूं, ये लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट एग्जाम में रिपीटेडली आया हुआ है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट, बाइट द बुलेट हम पहले भी कर चुके हैं। बाइट द बुलेट क्या होता है कि जब पहले, जैसे स्पेशली मिलिट्री की बात करें, तो जब वहां पे सोल्जर्स घायल हो जाते थे, गोली लग गई है ना, और पहले एनेस्थीसिया का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे कि जब वो सर्जरी करते थे, सर्जरी के टाइम जो इंसान को इतना पेन होता था विदाउट एनेस्थीसिया कि वो चिल्लाकर अपनी जीभ ही काट लेता था। ठीक है, ऐसे करते अपनी जीभ को दांतों के बीच में दबा लेता था। तो उस चीज़ से बचने के लिए डॉक्टर्स ने, सर्जन्स ने ये एक सॉल्यूशन निकाला कि उसके मुंह में ये दे दो बुलेट, क्योंकि बुलेट को काटा नहीं जा सकता, तो जितनी भी ताकत वो लगा सकता है अपने दांतों से वो सारी वो बुलेट पे लगा देता। ठीक है, तो वहीं से बाइट द बुलेट का मीनिंग बना कि किसी सिचुएशन को, डिफिकल्ट सिचुएशन को बहादुरी से उसको फेस करना। क्योंकि जो सिचुएशन जैसे सर्जरी है तो वो इनएविटेबल है, वो तो होगी, लेकिन एक तो इंसान उसमें डरता रहे, मरता रहे, चिंता करता रहे, और एक बहादुरी से उसको फेस करे। ठीक है, तो ये क्या बन गया? टू बी ब्रेव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। राइट, तो यहाँ हो जाएगा टू बाइट समथिंग वेरी हार्ड। ये तो क्या हो गया? लिटरल मीनिंग हो गया, लिटरल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने ओरिजिन से पढ़ा है। जब भी आप ओरिजिन से पढ़ेंगे आपको कभी भी ईडियम्स में कंफ्यूजन होगा ही नहीं, बहुत इजी लगेंगे आपको ईडियम्स। और सीपीओ में खास बात है, हर पेपर में मिनिमम 10 ईडियम पूछे हैं, 10, 11, 9, 10, 11 ईडियम्स आए हैं। तो ईडियम सीपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखो डिसाइड टू डू व्हाट इज गुड नहीं होगा, डिसाइड टू टेक द इजियर वे आउट ये भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा सी। डिसाइड टू डू द इनएविटेबल, inevitable that cannot be avoided, that cannot be avoided, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट, आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट, मुझे जो डेंटिस्ट के पास जाना अच्छा नहीं लगता। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा डेंटिस्ट के पास जाना, पेन होगा, बट आई जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट। लेकिन प्रॉब्लम है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अगर उसको फेस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, इसलिए उसका सामना करना, बहुत बहादुरी से उसको फेस करना क्या बनता है? बाइट द बुलेट। ठीक है, ये आपका क्लास है ईडियम्स एंड ओरिजिन का। ठीक है, ये बहुत 4 घंटे की क्लास है जिसमें मैंने ईडियम्स को ओरिजिन से पढ़ाया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, वेरी, मतलब आप पढ़ेंगे, पढ़ने का कुछ लगेगा नहीं, कहानी चलती रहेगी शुरू से लेकर लास्ट तक। कहानी सुनते सुनते आपको सारे ईडियम्स याद हो जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ,
स्पिल द बिल्स। अब देखो इन्होंने क्या किया है, पेपर में एक ही इडियम 2 बार पूछा है, ये 6 नंबर क्वेश्चन और 13 दोनों में स्पिल द बिन्स पूछा है, और ये जो मीनिंग है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन एक ही पेपर में 2 सेम इडियम्स पूछ लिए। और ये पहली बार नहीं हुआ, आप देखो पहले भी एक ही पेपर में 2 सिनोनिम पूछ लिए, किसी में 2 एंटोनिम, सेम ही वर्ड पूछ लिया है, यानी एक क्वेश्चन फ्री का हो गया। मतलब एग्जामिनर जो बनाने वाला है वो इतना भी बॉदर नहीं हो रहा है कि आप एक ही पेपर में 2 सेम क्वेश्चंस पूछ रहे हो यार, थोड़ा तो देखो। लेकिन ठीक है, जो भी है। स्पिल द बिन्स हम पहले भी कर चुके हैं, कोई जो सीक्रेट है उसको रिवील कर देना, गिव अवे सीक्रेट टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पिल का मतलब तो किसी चीज का बह जाना होता है, ओवरफ्लो हो गया, गिर गया, ठीक है, और बीन्स मतलब बीन्स है। तो बीन्स का सीक्रेट से क्या कनेक्शन है? कुछ कनेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, वो हम पढ़ेंगे ऑरिजिन से। ऑरिजिन से पढ़ने से हमेशा याद रहेगा, ठीक है। देखो आज का वोटिंग सिस्टम बहुत एडवांस है, हम बटन दबाते हैं और वोट हो जाता है, पर आज से हजारों साल पहले चलो, जब ऐसा सिस्टम नहीं था तब भी तो लीडर को चुनना पड़ता था। तो उस लीडर को चूज करना है, 2 है, 3 है, 4 लोग हैं, वो बोल रहा है मुझे लीडर बनाओ, वो बोल रहा है मैं लीडर बनूंगा, ठीक है। तो आप जनता किसको चूज करें, ठीक है, वो कैसे हो? तो सबको बीन्स दे देते थे, ठीक है, जैसे रेड कलर के बीन्स, येलो कलर के बीन्स, ब्लैक कलर के बीन्स इकट्ठा किए, सबको दे दिए, फिर जार बना दिए, 2-3 जार है। अगर आप इस ए के फेवर में हो तो आप इस जार में अपने बीन्स डाल दो, बी के फेवर में हो तो यहाँ इस जार में अपने बीन्स आप डाल सकते हो, और सी के फेवर में हो तो इस जार में अपने बीन्स डाल सकते हो। अब रिजल्ट कब आएगा? जब इन सारे जार्स को काउंट किया जाएगा, और जिस जार में ज्यादा बीन्स होंगे वो जीत जाएगा, वो लीडर बनेगा, राइट। बट उस का रिजल्ट आने से पहले ही अगर ये जार गिर जाए, बह जाए, तो क्या होगा? ये जो सीक्रेट था कि कौन जीतने वाला है, वो सीक्रेट पहले ही रिवील हो जाएगा, पहले ही सबके सामने आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा? स्पिल द बिन्स, यानी किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना, सबको बता देना, अब वो सीक्रेट नहीं रहा, तो क्या बनेगा? स्पिल द बिन्स। बहुत बार एग्जाम में रिपीटेडली आया हुआ है, अब भूलोगे कभी नहीं, ठीक है। आई एक्सीडेंटली स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। कई बार होता है हम बहुत अच्छे से सरप्राइज प्लान कर रहे होते हैं, और कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसके पेट में दर्द रहता है कि कब बताऊं मैं, एक तो ये, और कई बार वो अनइंटेंशनली भी बता देता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि एक्सीडेंटली जो है मैंने वो सीक्रेट सबको बता दिया अबाउट द सरप्राइज पार्टी। क्लियर? गिव अवे, लीक या रिवील अ सीक्रेट। लीक कर देना, रिवील कर देना, बता देना, spill the beans. Next, I have all the technical and communication skills necessary to crack any interview. किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए मेरे पास सारे टेक्निकल और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो भी ज़रूरी टेक्निकल और कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, ये मेरे लिए इट विल बी, ये मेरे लिए होगा। क्या होगा? मतलब जो इंसान इतना कॉन्फिडेंट है कि मेरे पास में सारी स्किल्स है, किसी भी इंटरव्यू को मैं क्रैक कर सकता हूँ, तो यानी कि उसके लिए तो वो चीज़ बहुत इजी होगी, राइट। अब देखो यहाँ सबसे पहले सी को हटाते हैं, अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड से ही पता चल रहा है, यानी कि वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, डिफिकल्टी के लिए क्या आता है? हार्ड नट टू क्रैक। ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी एक टी कप है, उसके अंदर तूफान, यानी कि किसी छोटी सी बात का बहुत बड़ा, मतलब छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, एंगर इशू होना, उसमें स्टॉर्म इन द टी कप, मतलब टी कप छोटा सा और उसमें तूफान बहुत बड़ा, ठीक है। ये भी नहीं होगा। चिप ऑन माई शोल्डर।
चिप ऑन माई शोल्डर होता है किसी के लिए ग्रज की, हेटेड की फीलिंग रखना कि उसके साथ में पास्ट में कुछ सही नहीं हुआ था, ठीक है, तो उसके लिए आता है चिप ऑन माई शोल्डर, यानी कि इसको हम वुड से रिलेट करते हैं, लकड़ी। जैसे पहले ज़माने में जब किसी के साथ में कोई फाइट हुई है या कुछ भी इस तरह का उसको लगता है मेरे साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो वो इंसान एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर अपने शोल्डर पे घूम रहा है कि जब भी मुझे मतलब वो चीज़ उसको शो करेगी, जब भी मौका मिलेगा वो लड़ेगा या इस पर अपना एंगर दिखाएगा, ग्रज की फीलिंग रखेगा, वो होता है चिप ऑन माई शोल्डर। ये नहीं होगा। राइट आंसर होगा अ पीस ऑफ केक, यानी इसका अगर हम समझे तो पीस ऑफ केक यानी केक को बहुत इजी टास्क में कंसीडर किया है कि केक बनाना बहुत ही इजी टास्क है, तो कोई बहुत इजी टास्क के लिए आता है अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट, समथिंग इजीली अचीव्ड और एन इजी टास्क, अ पीस ऑफ केक, द पेपर वॉज अ पीस ऑफ केक, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है ही सीम्स टू बी अनडिसाइडेड, टू बी अनडिसाइडेड, ठीक है, अबाउट वेदर टू मूव टू अनदर सिटी फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, कि दूसरी सिटी में मूव करे नहीं करे बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए, उसके लिए वो अभी अनडिसाइडेड लग रहा है, ठीक है। यहाँ देखो सबसे पहला है बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स। बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स होता है बहुत एक्साइटेड होना, वेरी एक्साइटेड, किसी चीज़ के लिए एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड होना। जैसे बच्चे होते हैं वो कई बार बहुत एक्साइटेड होते हैं, किड्स वॉज बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स, ठीक है, ये नहीं होगा। रनिंग आउट ऑफ स्ट्रीम मतलब किसी चीज़ का लॉस हो जाना, एनर्जी में डाउन होते चले जाना, रनिंग आउट ऑफ स्ट्रीम होता है। फिर आता है काउंटिंग डाउन द डेज, काउंटिंग डाउन द डेज, मिनट्स, मंथ्स, यानी कोई बहुत ही एक्साइटिंग आगे कोई एक्सपीरियंस होने वाला है, उसके लिए आप काउंट कर रहे हो, आज इतने दिन बचे हैं, आज 3 दिन बचे हैं, आज 2 दिन बचे हैं, आज 1 दिन बचे हैं, ठीक है, कुछ बहुत एक्साइटिंग के लिए आप वेट कर रहे हो, तो वो काउंटिंग डाउन होता है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा सिटिंग ऑन द फेंस। फेंस क्या होता है, ये जो पार्ट होता है ना गार्डन के चारों तरफ, जो एक तारबंदी सी फेंस जो होता है, तो वहाँ बैठे हो कि अंदर जाऊँ बाहर रहूँ क्या करूँ, यानी कि आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना है आपको, उसके लिए आता है सिटिंग ऑन द फेंस, ठीक है। रिमेन अनडिसाइडेड एंड अनश्योर। इन अ डिबेट इट इज बेटर टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन देन टू सिट ऑन द फेंस, कि डिबेट में बेटर ये रहता है कि आप अपने ओपिनियन को शेयर करो बजाय कि आप अनडिसाइडेड अनश्योर बैठे हो, ठीक है। नेक्स्ट, द टीम लीडर ट्राइड टू, टीम लीडर ने ट्राई किया टू रिमेन पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक, कि पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक बने रहने की। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, इसका अपोजिट हो जाता है, एंटोनिम हो जाता है पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक यानी निराशावादी, पैसिमिस्टिक क्या होता है, निराशावादी, आशावादी और निराशावादी, ठीक है। इन द सिचुएशन, सिचुएशन में टीम लीडर ने कोशिश की पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहने की, इवन दो दे वर फेसिंग टफ कंपटीशन, टफ कंपटीशन फेस करने के बावजूद भी और लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो क्या रहा, बहुत ही पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक, यानी उसने बहादुरी दिखाई है, ठीक है। तो सिंपली ये बनेगा टू पुट अ ब्रेव फेस ऑन, उसने, इसका मतलब फेस तो फेस ही रहता है ना, यानी कि उसने बहादुरी का फेस पहना, यानी कि उसने बहादुरी दिखाई, उसने बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अपनी पूरी टीम को बहुत पॉजिटिव दिखाया कि पॉजिटिव बना रहा वो इंसान ताकि टीम भी मोटिवेटेड रहे, तो वो बन जाएगा टू पुट अ ब्रेव फेस ऑन, टू रिमेन पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। शी सीम्स ऑल राइट बट आई थिंक शी इज जस्ट पुटिंग ऑन अ ब्रेव फेस, ठीक है, वो ऑल राइट दिखाई दे रही है पर वो एक्चुअल में वो सिर्फ उस फेस को पहन रही है, यानी कि वो एक्चुअल में वो ब्रेव नहीं, एक्चुअल में वो पॉजिटिव नहीं है, ये बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट इडियम है कैरिड ऑफ हिज फीट, कैसे,
he was carried off his feet when he was declared to have won the prize. जब ये डिक्लेयर किया गया कि वो ये प्राइज जीतेगा तो वो क्या हो गया था, कैरिड ऑफ हिज फीट, अपने फीट को कैरी, जैसे हमारे पैर कहाँ होते हैं, जमीन पे, जिससे हम चलते हैं, लेकिन हमारे पैर जमीन से ऑफ हटा दिए जाए तो ऊपर आ जाएंगे। तो वो ऊपर कब आते हैं, जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं किसी अचीवमेंट पे, हम बहुत अच्छा फील करते हैं, एक्साइटेड फील करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वॉज वाइल्ड विद एक्साइटमेंट। जैसे देखो, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, सच बता रही हूँ, आपके पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे। ये सीरियस वो फीलिंग है जो आज तक, अभी तक आप उस फीलिंग से अनजान है, लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आप अपने लिस्ट में अपना नाम देखेंगे कि मुझे ये पोस्ट मिली है, मेरी इतनी अच्छी रैंक आई है, सच बता रही हूँ, ऐसी फीलिंग होगी जो आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता, ना कोई पैसा, ना पावर, कोई भी नहीं दे सकता, ना कोई सेलिब्रेशन। वो फीलिंग में आपके पाँव जमीन पे नहीं टिकेंगे। देखना, फिर वो जो गाना है ना, आज मैं ऊपर, वो यही उसी कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, to fill with enthusiasm. The strength of the senator's oration carried the entire crowd off their feet. यानी बहुत ज़्यादा enthusiasm, excited feel करने के लिए आता है। Next, the new routine will suit you to a T. ठीक है, नया रूटीन तुम्हें सूट करेगा, बिल्कुल परफेक्ट वे में, बिल्कुल एग्जैक्ट वे में तुम्हें सूट करेगा, टू अ टी। अब आपके दिमाग में आया होगा कि मैम टी में सूट करेगा, टी का क्या सूट करेगा, बिल्कुल सही बात है और आना भी चाहिए। तो बच्चे, ये टी बना है, जो टेलर होता है ना, टेलर के पास आप देखना, आप अपने फ़ोन में भी सर्च करना, टेलर का जो टी इंस्ट्रूमेंट होता है, वो नीचे तो इस तरह से जो स्केल वाला होता है जिस पे ये मेजरमेंट के, और यहाँ एक टी इस तरह से होता है उसके पास, जिससे वो अपना सारा काम करता है टेलरिंग का। तो उसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से वो आपका एग्जैक्ट परफेक्ट मेजरमेंट से आपकी चीज़ें बना पाता है। ठीक है, तो वहीं से इस टी से ये टी बना है, एग्जैक्टली परफेक्टली जैसा चाहिए, बिल्कुल वैसा, टेलर से। टेलर वाला जरूर सर्च करना, यहाँ पर वो इमेज नहीं लगी है, आप जरूर इमेज में सर्च करोगे, मिल जाएगा आपको, कभी नहीं भूलोगे। एग्जैक्टली परफेक्टली, जैसे दैट डिस्क्रिप्शन फिट्स माई पर्सनैलिटी टू अ टी। ठीक है, कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये मेरी पर्सनालिटी को बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल परफेक्ट वे में सूट करता है। टी डबल ई ले या टी ले, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज ना होना। ये बनाया ही आपको कंफ्यूज होने के लिए कि यार टी तो मैम ने बताया था, ये टी तो पता था, अब ये टी कहाँ से आ गया, ये भी यही है मेरे बच्चे, है ना। नेक्स्ट, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इशू, वन शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन इट। ये इशू का बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको इसको हमेशा फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। ये आपने बहुत बार सुना होगा, डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, कि जो चीज़ हो चुकी है, जो दूध गिरकर बह चुका है, उस पे अब रोना चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, वो हो गया तो हो गया है। ठीक है, तो डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ये नहीं होगा। फिर आता है ब्लैक शिप। ठीक है, ब्लैक शिप होता है एक डिस्ग्रेस्ड पर्सन फॉर द फैमिली, डिस्ग्रेस्ड पर्सन इन फैमिली होता है ब्लैक शिप, कलंकित इंसान। ठीक है, बोला नहीं, कलंकित है ये हमारे फैमिली में, हमारे नाम, हम फैमिली में इंसान कलंकित है। ठीक है, किसके लिए? इसका ओरिजिन हुआ है शीप से। शीप जो होती है वो जनरली शीप ब्लैक कलर की नहीं होती है, लेकिन कभी शीप ब्लैक कलर की हो जाए पैदा तो उसको बहुत ही डिस्ग्रेसफुल मानते थे। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर की ऊन के ऊपर रंग नहीं चढ़ता है, क्योंकि वाइट कलर, क्रीम कलर होता है, उस पर कलर चढ़ के जैसे भी कलर की वो ऊन बनाना चाहते थे वैसी ऊन बन जाती है, लेकिन ब्लैक पे तो नहीं चढ़ता है। तो वहीं से ब्लैक शिप के लिए आने लग गया डिस्ग्रेस्ड।
डिस्ग्रेस्ड पर्सन, ठीक है, ये भी नहीं होगा। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसको समझो कि जो ओल्ड ब्लॉक है यहाँ पर फादर, उसका कोई पार्ट, यानी अपने फैमिली, अपने फादर से रिलेटेड जो सिमिलैरिटी के लिए आता है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा क्रक्स ऑफ द मैटर। क्रक्स का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, क्रिटिकल। तो क्रक्स ऑफ द मैटर यानी कि इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, क्रिटिकल पॉइंट किसी भी इशू का, मैटर का है, वो हो जाएगा क्रक्स ऑफ द मैटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? 13 नंबर इडियम्स जो था वो हमने स्पिल द बीन्स के बाद कर लिया था। ये देखो, ये 13 आ गया यहाँ पर, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence, ठीक है। The concert was filled with, concert filled थी, भरी हुई थी, with wrapped teenage listeners। रैप्ड का मीनिंग क्या होता है? रैप्ड का मीनिंग होता है आप किसी चीज़ में पूरी तरह से फुली अब्जॉर्ब्ड हो जाओ कि आपको और कोई चीज़ मतलब उसके अलावा नहीं दिखाई दे, आप पूरा अटेंटिवली उसको देख रहे हो, ठीक है। रैप्ड, पूरा अटेंटिव होना। तो रियली फैशनेबल नहीं होगा, बोल्डली ड्रेस नहीं होगा, एनर्जेटिक नहीं होगा, फुली अटेंटिव, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड रेल ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर बिजनेस। एसेंशियल का सिनोनिम पूछा है यहाँ पर। इम्प्रूव रेल ट्रांसफर क्या है? बिजनेस के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है। यानी एसेंशियल का मीन और क्या क्या हो सकता है? नेसेसरी हो सकता है, की हो सकता है, वाइटल हो सकता है, ठीक है, क्रिटिकल हो सकता है, मैंडेटरी हो सकता है, क्रूशियल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, क्रूशियल। क्रूशियल सिनोनिम हो जाएगा। रेकमेंडेड मतलब सजेस्टेड। ट्रिवियल, ट्रिवियल होता है नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑर्डिनरी, तुच्छ। नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑर्डिनरी, तुच्छ जो होता है उसको बोलते हैं ट्रिवियल। ट्राई माने तीन, वाया माने वे। जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं, जहाँ ऐसी ही बातें होती है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं होती है, इधर उधर की बातें होती हैं, तुच्छ बातें होती है। ट्रिवियल मैटर्स भी होते हैं, तो ये नहीं होगा, ये तो इसका लगभग अपोजिट हो गया। टेक्निकल, रिलेटेड टू टेक्निक, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल हो गया, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, डिसोलेट। डिसोलेट का सिनोनिम पूछा है। डिसोलेट होता है, देखो रूट वर्ड से देखें तो डी मतलब कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली, और सोल मतलब वो है अलोन, जैसे सोलो डांस होता है। जब इंसान कंप्लीटली अलोन, दुखी, निराश, सैड फील करता है, सैड, अनहैप्पी, ठीक है, मिजरेबल, सैड, अनहैप्पी, मिजरेबल, डिप्रेसिव, मिलनकॉलिक, ठीक है, वो क्या होता है? डिसोलेट। यहां देखो, फॉर्चुनेट मतलब फेवरेबल, सौभाग्य, ठीक है, ये नहीं होगा। स्टर्डी यानी स्ट्रांगली बिल्ट, स्ट्रांगली बिल्ट, ये नहीं होगा। होपफुल नहीं होगा, आशावाद। राइट आंसर होगा डिप्रेसिव, ठीक है। नेक्स्ट, एंटोनिम पूछा है। डिक्लाइन। डिक्लाइन किसी भी चीज में गिरावट, डिक्रीज होना, डिग्रेड होना, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, इंपॉर्टेंस में, पतन क्या होता है? डिक्लाइन। डी मतलब क्या है? डाउन। क्लाइन मतलब स्लोप, तो नीचे की तरफ गिरना, डिक्लाइन होना। डिक्लाइन का एक मीनिंग रिजेक्ट करना भी होता है, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, मना कर देना। दूसरा गिरावट, डिक्रीज, डाउनफॉल, डिग्रेड, ठीक है। तो यहाँ देखो, एस्केप मतलब बचकर निकलना। डेमोन्स्ट्रेट, टू शो समथिंग क्लियरली, टू शो क्लियरली, किसी चीज को क्लियरली शो करना, ठीक है, क्लियरली किसी चीज को शो करना। ट्रावर्स, ट्रांस ये अक्रॉस, टू मूव अक्रॉस, ट्रावर्स हो गया। राइट आंसर होगा एसेंट। एसेंट मतलब ऊपर बढ़ना, ऊपर चढ़ना, इंक्रीज करना, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज होना, एसेंड होना। नेक्स्ट, रिडेम्पशन। रिडेम्पशन होता है मोक्ष। हम सिंपली बात करें तो सेविंग फ्रॉम सिन, एरर, पाप से जो मोक्ष है उसके आता है रिडेम्पशन।
सैल्वेशन का भी लगभग यही मीनिंग होता है, ये इसका सिनोनिम हो गया। कोरोगेशन का मीनिंग होता है जो रिंकल है, जो रिंकल या फोल्ड और रिज ऑन अ सरफेस, उसके लिए कोरोगेशन आता है, जैसे कि कोरोगेशन ऑफ मेटल हो गया, ठीक है। कंजक्शन क्या होता है, कौन माने टुगेदर, कौन माने टुगेदर, जंक्ट माने जॉइन, दो वर्ड्स दो सेंटेंसेस को जॉइन करने वाला क्या होता है, कंजक्शन, ठीक है। एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, ठीक है, बोथ हैंड, ये सारे क्या हैं, कंजक्शन। राइट आंसर होगा ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी हमने बहुत बार किया है, इन 9 पेपर में 2-3 बार आ चुका है। ईश्वरीय निंदा, जो डिसरेस्पेक्ट करना, गॉड की और गॉड से रिलेटेड चीजों की डिसरेस्पेक्ट करने के लिए क्या आता है, ब्लास्फेमी, ईश्वरीय निंदा। क्या बोलते हैं इसको, ईश्वरीय निंदा, डिवाइन थिंग्स के बारे में डिसरेस्पेक्ट शो करना, ब्लास्फेमी। बहुत बार ये वर्ड आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, रिपीटेडली आया हुआ भी है। नेक्स्ट, रिसोल्यूट। रिसोल्यूट होता है जो बहुत ही एडामेंट होता है, अपनी बात पे डटा हो रहता है, स्टेडफास्ट होता है, अटल होता है, जो अपनी चीज के लिए बहुत ही डिटरमाइंड होता है, अनविलिंग टू चेंज, जो एक बार डिसाइड कर लिया उसको चेंज नहीं करना चाहता है, जो बहुत ही बोल्ड होता है, जो बहुत ही करेजियस होता है, उसके लिए क्या आता है, जो रिलेंटलेस होता है, बिना रुके, रिलेंटलेस, लगातार, उसके लिए आता है रिसोल्यूट, ठीक है। तो सीरियस इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। स्टेडफास्ट तो इसका सिनोनिम हो गया, अभी मैंने बताया आपको स्टेडफास्ट, ठीक है। पूछा क्या है एंटोनिम, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, फिर से बता रही हूँ। सिनोनिम के क्वेश्चन में एंटोनिम, एंटोनिम के क्वेश्चन में सिनोनिम का ऑप्शन इसलिए रखा जाता है कि जो बच्चे जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक करते हैं उनको माइनस मिलता है यहाँ पर। तो बार बार ये चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग को ये मैसेज जाए कि ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है, ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। मैम ने बार बार हमें समझाया कि ये गलती नहीं करनी है। तो ये एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा ऑप्शन देता है ताकि आप जानबूझकर उसके ट्रैप में, उसके जाल में फंस जाए और गलत आंसर को सिलेक्ट कर ले। तो गलत आंसर सिलेक्ट नहीं करना है। सिनोनिम नहीं पूछा, एंटोनिम पूछा है। वेवरिंग, वेवरिंग का मतलब, वेव मतलब क्या होता है, हवा, लहर जो बदलता रहता है, जो एक स्टेडफास्ट नहीं होता है, एक स्टेबल नहीं होता है, जो वेव की तरह बदलता रहता है, वो वेवरिंग है। तो एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा, वेवरिंग। क्लियर। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है, टुगेदर। टुगेदर मतलब कलेक्टिवली, यूनाइटेड, साथ साथ, ठीक है। जॉइंटेड, कलेक्टेड, जॉइंटेड, यूनाइटेड, है ना। यूनाइटेड भी दे दिया इसने, ये इसका सिनोनिम। अगेन देखो एंटोनिम के क्वेश्चन में सिनोनिम का ऑप्शन दिया ही दिया है, कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज या सिली मिस्टेक, ठीक है। और एनगल्फ मतलब घिरा होना, किसी चीज से घिरा हुआ, एनगल्फ, ये नहीं होगा। फ्रैट क्या होता है, फ्रैट हमने पहले ही पेपर में किया था। फ्रैट ट्रेन, फ्रैट शिप के लिए भी आता है, ट्रेन के लिए भी आता है, फ्लाइट के लिए भी आता है, जहां से गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वो जो गुड्स है, उन गुड्स के लिए आता है फ्रैट। तो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने वाली ट्रेन है तो फ्रैट ट्रेन हो जाती है। क्लियर। तो ये नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, अपार्ट, यानी जो बहुत सेपरेट है, डिसजॉइंटेड है, अलग अलग है, वो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम। तो टुगेदर में भी सिनोनिम भी दे दिया और एंटोनिम भी दे दिया। यानी जो बच्चा ऊपर जो डायरेक्शन है उसको ध्यान से जिसने नहीं पढ़ा है उसने जरूर यहाँ पर एरर किया है। तो आपको ये एरर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। वो आपको ये एरर बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्निफिसेंट। मैग्ना मीन्स क्या होता है, मैग्ना का मतलब होता है लार्ज, ग्रेट। तो फिक माने टू मेक, ठीक है। तो वो बहुत ही लार्ज है, ग्रेट है, इंप्रेसिव है, स्प्लेंडिड है, स्प्लेंडिड है, बहुत ही शानदार है,
ठीक है, इंप्रेसिव है, बिल्कुल ठीक है, इसका सिनोनिम है। अगेन सेम चीज दी है, एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम दे दिया। ठीक है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंप्रेसिव है, बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, क्वाइट, क्वाइट मतलब साइलेंट, ये क्वाइट है भैया, क्वाइट नहीं है, साइलेंट, चुप। पीसफुल, शांत, ये भी नहीं होगा। एंटोनिम क्या होगा? मॉडेस्ट, मॉडेस्ट है मतलब बहुत ही हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, शाय है। ठीक है, मैग्निफिसेंट जो बहुत भव्य है, बहुत इंप्रेसिव है, बहुत ही स्प्लेंडेड है। नेक्स्ट एंटोनिम पूछा है, ऑल मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन, एसोसिएशन के सारे मेंबर्स अडेयर टू अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ प्रैक्टिस। अडेयर का मतलब होता है किसी चीज पे स्टिक होना, चिपका होना, मतलब मानना उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ एंटोनिम पूछा है, यानी ओपनली किसी चीज को रिफ्यूज कर देना, मानने से मना कर देना, फ्लाउट। ये अभी इस साल भी आया था ये वर्ड अभी। ठीक है, ओपनली रिफ्यूज कर देना किसी ऑर्डर को, लॉ को मानने से। ऑर्डर को मानने से मना कर देना क्या होता है? फ्लाउट। ये इसका हो जाएगा एंटोनिम। कंप्लाई मतलब उसको फॉलो करना, तो ये इसका लगभग हो जाएगा सिनोनिम। क्लिंग का मतलब होता है किसी चीज को फर्मली पकड़ना, स्ट्रॉन्गली, फर्मली होल्ड करना। फर्मली होल्ड करना क्या होता है? क्लिंग। ठीक है, ऑब्जर्व मतलब नोटिस करना। ऑब्जर्व क्या होता है? किसी चीज को नोटिस करना, ऑब्जर्व करना। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, शी हैज अ पेंचेंट फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट। उसकी पेंचेंट है, गदर में मैंने आपको पेंचेंट वर्ड करवाया था अमीषा पटेल के लिए। पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब होता है फॉन्डनेस, स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन, फॉन्डनेस, लगाव, किसी चीज के ऊपर स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन होना, झुकाव होना। ठीक है, किसी चीज को बहुत पसंद करना, पेंचेंट होता है, लगाव होता है। और पेंचेंट के साथ ध्यान रखना, पेंचेंट फॉर आता है। क्या आता है? पेंचेंट फॉर समथिंग, किसी चीज पे बहुत ज्यादा लगाव होना, झुकाव होना। जैसे शी हैज अ पेंचेंट फॉर चॉकलेट्स, फोर आएगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। और ये चीज आपको क्लोज टेस्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स में बहुत हेल्प करती है, ये छोटी छोटी चीजें। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छी हिंट मिल जाती है हमको, है ना। देखो फिर आता है एंजाइटी। एंजाइटी मतलब वरी, फियर जो होता है, ये नहीं होगा, ये भी फियर भी नहीं होगा। जॉय मतलब खुशी, किसी चीज से बहुत स्ट्रॉन्ग झुकाव होना, पसंद करना, लाइक करना, किसी चीज को बहुत स्ट्रॉन्गली लाइक करना। तो उसी तरह से किसी चीज को स्ट्रॉन्गली डिसलाइक करना। एंटोनिम पूछा है ना, तो स्ट्रॉन्गली लाइक करना पेंचेंट हो गया, तो स्ट्रॉन्गली डिसलाइक करना क्या हो जाएगा? हेटेड। क्लियर है? नेक्स्ट, सुपर्ब, जो बहुत ही शानदार है, जैसे सुपर्ब क्वालिटी है, सुपर्ब क्वालिटी, सुपर्ब परफॉर्मेंस बोलते हैं ना, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है, बहुत ही अच्छी, शानदार, स्प्लेंडिड, इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडिड, शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। एंटोनिम पूछा है। इनफैलिबल, जिसको, जो कभी फेल नहीं हो। इन माने नॉट, तो फेल नहीं हो, जो कभी गलत नहीं हो, नेवर रॉन्ग, नेवर डू एनी मिस्टेक, तो ये तो नहीं होगा। इनकॉरिजिबल, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके। इन मतलब नॉट, कॉरिज मतलब करेक्ट। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके, वो इनकॉरिजिबल हो गया। ठीक है, राइट आंसर होगा इसमें, एंटोनिम होगा इंफीरियर, जो बहुत लो क्वालिटी का है, जो बिल्कुल डाउन है, इंफीरियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, सुपर्ब है, और बहुत डाउन है यानी इंफीरियर। तो एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा? इंफीरियर। और सेम वही ट्रिक इसने एग्जामिनर ने यहां भी लगाई है, सिनोनिम भी दे दिया।
सारे के सारे एंटोनिम के क्वेश्चन में एक एक सिनोनिम दिया है आपको सिली मिस्टेक कराने के लिए, लेकिन इस ट्रैप में फंसना नहीं है। मैम ने बहुत बार समझाया, इस चीज को माइंड में रख के चलना है, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है, राइट। ही हैड अ राउंड फेस मेड jovial by bright almost boyish eyes, boy जैसी, and eyebrows ridiculously small for a man his size. ridiculously, यहाँ देखो ridiculous की स्पेलिंग ये गलत है, ये jovial की गलत है। jovial की सही स्पेलिंग क्या है? jovial। jovial क्या होता है? jovial होता है वेरी फ्रेंडली, वेरी चीयरफुल एंड फ्रेंडली। जो बहुत चीयरफुल है, फ्रेंडली है, खुश मिजाज है, उसके लिए आता है जोवियल। जोवियल मूड कोलोकेशन होता है, आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। जोवियल मूड, जोवियल कोलोकेशन। जोवियल का ओरिजिन जो है वो एंशिएंट रोमन मिथोलॉजी से है। एंशिएंट रोमन मिथोलॉजी में जुपिटर, जिसको जोविस भी बोलते थे, ठीक है, वो किसका देवता था? स्काई और थंडर का। और वो अपने जोवियल नेचर, अपने फ्रेंडली नेचर के लिए जाना जाता था, फ्रेंडली जेनरस नेचर के लिए जाना जाता था। तो वहीं से जोवियल क्या बना? वेरी चीयरफुल एंड फ्रेंडली, ठीक है। इस तरह अगर आप ओरिजिन से पढ़ेंगे, लंबे टाइम तक याद रहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर है? ठीक है। अब ये भी गलत है, सॉरी, हाँ, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, रिडिक्यूलसली, RIDICULOUSLY। रिडिक्यूलसली क्या होता है? बहुत ही बेतुका, अब्सर्ड, अब्सर्ड, ल्यूडिक्रस, ठीक है, ल्यूडिक्रस, अब्सर्ड, रिडिक्यूलस, बेतुका, बेढंगा, राइट। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। एवरीवन, ड्रेस्ड, ओकेजन, वेडिंग, सब सही है। वेडिंग सही है, एवरीवन सही है, ड्रेस्ड सही है। ओकेजन, ओकेजन की स्पेलिंग ऊपर जो लिखी है वो होगी OCCASION, ओकेजन, ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है। दे वर मोर ओफन एबनॉक्सियस, एबनॉक्सियस कुछ नहीं होता भाई, देन नॉट इम्पेशेंट। इम्पेशेंट मतलब किसी चीज के लिए पेशेंस नहीं रखना, नॉट पेशेंट। समझ में आया? इम्पेशेंट का मतलब क्या है मेरे बच्चे? नॉट पेशेंट, यानी कि जो पेशेंस नहीं रखे विद मी बिकॉज माई सर्विसेज हैड बीन एसेंशियली इम्पोज्ड अपॉन दैम, ठीक है। अब यहाँ पर सर्विसेज की स्पेलिंग ये गलत है, सर्विसेज की होगी SERVICES, ठीक है। फैलली तो कुछ है ही नहीं। ये है इम्पेशेंट, IMPATIENT, इम्पेशेंट, ठीक है। ऑब्नॉक्शियस, ये एब्नॉक्शियस नहीं होगा, ये होगा ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, ठीक है। ऑफेंसिव, रिपल्सिव, क्या होता है? बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव क्या होता है? ऑब्नॉक्शियस। क्लियर है? नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दे हैव बिगन टू स्टडी, उन्होंने स्टार्ट कर दिया स्टडी करना सेपरेट रूम में। सेपरेट की स्पेलिंग सही क्या होगी? ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, सेपरेट। सेपरेट में ये SPARATE, ये दोनों सेम ही दिया हुआ है कुछ। ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, SEPARATE, सेपरेट, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ बड़ा सा क्वेश्चन देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। ये पूरा एक सेंटेंस पूछा है जिसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो अपन को चारों सेंटेंस को 1 बाय 1 चेक करना है। जैसे देखो, विदाउट बेसिक इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की स्पेलिंग सही है। इंडिविजुअल इज ट्रैप्ड विद इन हिमसेल्फ, मैनिफेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स माने मतभेद, डिस्प्यूट, विवाद, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, डिसएग्रीमेंट। एंड इग्नोरेंस इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही है।
इंटेलेक्चुअल पर्सन, इंटेलेक्चुअल सही है, मे हैव ऑल द नॉलेज ऑफ द वर्ड सही है, बट वोंट नो हाउ टू गिव इट इज अ शेप, ठीक है, ये भी सही है। नॉलेज की स्पेलिंग सही है। विल प्लेग बिल्कुल ठीक है। इंडिविजुअल सही है। इफ ही डज नॉट हैव द इंटेलिजेंस, ये भी सही है। वन हैज टू अंडरस्टैंड सही है। द रूडिमेंट्री, ये गड़बड़ है। ये जो क्वेश्चन है वो टफ नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, आपको पेशेंस से पूरा क्वेश्चन देखना है और फिर राइट आंसर पे जाना है, घबराना नहीं है, इसमें घबराने वाला तो कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है। रूडिमेंट्री की स्पेलिंग होती है RUDI, ठीक है, MENTARY, रूडिमेंट्री, ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, रूडिमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर है वो ई की जगह आएगा ए, ये एरर है। तो वैसे देखेंगे तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ये सारे सही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनकरेक्टली पूछा है तो इनकरेक्टली कौन है, रूडिमेंट्री, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। रोगर वेंट टू एन यूनाइटेड किंगडम विद हिज वाइफ टू सेलिब्रेट क्रिसमस। रोगर गया यूनाइटेड किंगडम में अपनी वाइफ के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। तो जो भी कंट्री के नाम होते हैं, किसी भी कंट्री का नाम एक क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। किसी भी सिटी का, जगह का, कंट्री का नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे जयपुर है, जैसे इंडिया है, जापान है, चाइना है, ये क्या है, सिटी और कंट्री के नाम है। राजस्थान है, ठीक है, पटना है, बिहार है, तो इनके पहले जनरली कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे अ जयपुर, द जयपुर नहीं लेते हैं, अ इंडिया, द इंडिया, एन इंडिया नहीं होता है, ठीक है, जनरली। बट कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। स्पेशल केसेस कौन से, ऐसे केसेस जिसमें कंट्री के नाम के आगे रिपब्लिक, जैसे शेज रिपब्लिक है, ठीक है, सेज रिपब्लिक है। जैसे किंगडम, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, राइट। जैसे स्टेट्स, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन नाम के पहले जब किसी भी कंट्री के नाम में रिपब्लिक, स्टेट या किंगडम होता है, रिपब्लिक, स्टेट या किंगडम होता है, उस केस में उस कंट्री के नाम के पहले क्या यूज होता है, द। क्या यूज होता है, आर्टिकल द। और भी कुछ जैसे कंट्रीज है जिनके पहले, जैसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं तो द आता है, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, ठीक है। कुछ कंट्रीज जिनके हिस्टोरिकल रीजन की वजह से उन पे द आता है, जैसे द बर्माज है, ठीक है, द गैम्बिया है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन केसेस में हम इन कंट्रीज के नाम के पहले द आर्टिकल यूज करते हैं। अदरवाइज जनरली देखेंगे तो किसी भी कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। बट कुछ स्पेशल केस, क्योंकि इंग्लिश है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं जिनमें द आता है, जैसे द यूनाइटेड किंगडम हो गया, द शेज रिपब्लिक हो गया, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर क्या एरर है, एन को रिप्लेस करेंगे किससे, द से। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट, हाँ, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है, एंड अ काउ। एक तो मेरे पास क्या है, डॉग है, और एक मेरे पास क्या है, काउ है। दो चीजें हैं मेरे पास। तो जब भी किसी नाउन को हम पहली बार, जब भी हम किसी नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराते हैं, जब हम किसी नाउन को क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम जब उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो हम उसके लिए इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, ए या एन। इंडेफिनेट आर्टिकल कौन होता है, ए या एन। ए आएगा या एन आएगा अकॉर्डिंग टू द साउंड, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड है, ए आएगा, वाउल साउंड है, एन आएगा। क्लियर है, ठीक है। अब ये इसने बोल दिया एक डॉग और एक काऊ। मेरे पास एक डॉग है और एक काऊ है, राइट। अब ये बोल रहा है जो मेरे पास में डॉग है
अब स्पेसिफाई कर रहा है अ डॉग इज ब्लैक बट द काउ इज, अ डॉग इज ब्लैक बट द काउ इज द ब्लैक एंड व्हाइट। ये बोल रहा है डॉग तो ब्लैक है बट जो काउ है वो ब्लैक और व्हाइट दोनों है, ब्लैक एंड व्हाइट है, राइट। तो यहां जब दोबारा काउ की बात की तो क्या यूज किया गया है द, लेकिन जब दोबारा डॉग की बात की तो क्या आया है अ, तो ये गलत हो गया है ना, क्योंकि एक बार जब आपने नाउन को इंट्रोड्यूस करवाया तो आपने ए आर्टिकल ले लिया, ठीक है। अब आप उसी नाउन के बारे में दोबारा बात कर रहे हो तो उसी नाउन के लिए क्या आना चाहिए द, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने काऊ के लिए भी वही चीज की है, यहाँ पर काऊ की पहली बार बात हुई फिर दोबारा बात हुई तो द आया, तो वैसे ही डॉग की बात यहाँ पहले हो चुकी है, अब दोबारा बात हो रही है तो क्या आएगा द, ठीक है। मैं एक आदमी से मिला, वो आदमी, आई मेट अ मैन, एक आदमी था, फिर उसे बोल रहा है कि वो इंसान ऐसा काम करता है, वो वहां रहता है, वो, ठीक है। तो उसके बारे में जो दोबारा बात होगी तो क्या आएगा द, क्लियर है। तो जब भी किसी नाउन के बारे में फर्स्ट टाइम बात होगी इंडेफिनेट आर्टिकल आएगा, और फिर उसी नाउन की आगे बात होगी तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, he could be pass his exams if he studied harder। देखो if से जुड़ा हुआ पार्ट, ये आपका सेंटेंस हो गया कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें दो सेंटेंसेस, दो क्लोजेस आपस में किसी ना किसी कंडीशन से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस, राइट। अब यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक तो कंडीशनल पार्ट यानी कि जो इफ से जुड़ा हुआ है, अनटिल से जुड़ा हुआ है, अनलेस से जुड़ा हुआ है, इफ अनलेस अनटिल से जुड़ा हुआ पार्ट, और दूसरा मेन पार्ट, ठीक है, जिसमें ये कंडीशनल वर्ड्स नहीं है, जिसमें कंडीशनल वर्ड्स नहीं है वो हो जाएगा मेन पार्ट, ठीक है। तो इफ से जुड़ा हुआ पार्ट किस में है, पास्ट सिंपल में, तो ये है इम्प्रॉबेबल कंडीशन, जिसमें क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा होता, इफ ही स्टडीड हार्डर, ये हो गया पास्ट सिंपल, अगर वो हार्ड वर्क करता, अगर वो स्टडी करता तो वो एग्जाम पास कर देता, ठीक है। तो मेन पार्ट किस में आएगा, मॉडल सिंपल, मॉडल सिंपल, मॉडल के भी टेंस होते हैं, मॉडल सिंपल इन इट्स पास्ट फॉर्म, क्योंकि पास्ट है तो पास्ट फॉर्म आएगी। मॉडल जिनकी पास्ट फॉर्म, जैसे कैन की पास्ट फॉर्म कुड हो जाती है, मे की पास्ट फॉर्म माइट हो जाती है, राइट, वैसे ही, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है इफ ही स्टडीड हार्डर, ये पार्ट आ गया किसमें मेरे बच्चे, पास्ट सिंपल में। तो ये पार्ट जो है कुड वाला, ये आना चाहिए मॉडल सिंपल इन इट्स पास्ट फॉर्म, मॉडल सिंपल इन इट्स पास्ट फॉर्म, राइट। अब देखो ये बोल रहा है कुड बी पास, यहां पर क्या वर्ब यूज हुई है, कुड बी पास। तो बच्चे कुड बी पास यानी कुड प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट, ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर इंग्लिश ग्रामर में पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर इंग्लिश ग्रामर में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या तो मॉडल के साथ आती है वर्ब फर्स्ट, मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट, या क्या आएगा मॉडल प्लस बी, ठीक है, या आता है मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। अगर हम मॉडल सिंपल की बात करें तो मॉडल सिंपल की तीन स्ट्रक्चर होती है, मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट एक्टिव, मॉडल प्लस बी हेल्पिंग, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड पैसिव, ठीक है। तो यहां पर देखो ये कुड भी पास नहीं हो सकता, ये हटा दिया हमने, तो बी पास की जगह इसको हमें करना पड़ेगा मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट, जो क्या बन जाएगा आपका, देखो इसको अच्छे से लिख देंगे, ही कुड पास, ही कुड पास, ये कौन सा हो गया मॉडल सिंपल, मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट, ही कुड पास द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन पास कर सकता था, कब कर सकता था, इफ ही स्टडीड हार्डर, अगर वो स्टडीड हार्ड करता, बहुत हार्ड वर्क करता तो वो पास हो सकता था, ठीक है,
क्लियर है? तो मॉडल सिंपल की 3 स्ट्रक्चर है, मॉडल बी हेल्पिंग, मॉडल वर्ब फर्स्ट एक्टिव, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट यहां देखो, ग्रामेटिकल एरर, हैव दे बीन वर्क इन दैट पर्टिकुलर शॉप फॉर सेवरल ईयर्स। यहां पूछ रहा है कि बहुत सारे सालों से क्या वो उस पर्टिकुलर शॉप में वर्क कर रहे हैं। यहां पर देखो स्ट्रक्चर समझेंगे, देखो हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट, ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर इंग्लिश ग्रामर में नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, यहां देखे समझेंगे इस चीज को। हैव बीन की अगर हम बात करते हैं तो 2 टेंस होते हैं, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक है प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में 3 तरह की स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कितने तरीके की? 3 तरीके की। एक होता है हैज, हैव, बीन, जो कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब अलोन, जो हम क्लासेस में पढ़ रहे हैं। हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड, ये कौन सी होती है, एक्टिव स्ट्रक्चर। तीसरी हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब थर्ड, ये कौन सी हो गई, पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है, इन प्रेजेंट परफेक्ट में भी कई बार हम सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं, सेंटेंस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ना तो हेल्पिंग स्ट्रक्चर होती ना ही पैसिव स्ट्रक्चर होती, ना तो हेल्पिंग होती और ना ही पैसिव, सिर्फ कौन सी होती, एक्टिव। एक्टिव में क्या आता है, हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, क्या आता है, हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। क्लियर? तो यहां देखो, यहां पर हम देखें तो हैव में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दे है तो हैव आया है। ठीक है, फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर बिल्कुल सही है, बीन भी बिल्कुल सही है, तो ये भी फॉर भी नहीं होगा, हैव नहीं होगा, बीन नहीं होगा। देखो बीन और वर्क को दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिया है, तब हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में तो चेंज नहीं कर सकते, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा, है ना। हम इसको करेंगे किस में चेंज, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि फॉर भी दिया है। सिंस और फॉर जनरली किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और सिर्फ हमें एक ही वर्ड में चेंज करके इस सेंटेंस को सही करना है, क्योंकि अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग करके दे दिया, एक ही वर्ड को चेंज करना है। और वो एक वर्ड कौन हो जाएगा, वर्क की जगह क्या कर देंगे, वर्किंग। वर्क की जगह क्या हो जाएगा, वर्किंग। हैव दे बीन वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर शॉप फॉर सेवरल ईयर्स, तो ये क्या हो जाएगा, वर्किंग। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसको अगर आप नॉर्मल देखते, क्योंकि ये तो क्या है, क्वेश्चन वाला है, हैव पहले आ गया। अगर नॉर्मली होता तो ये सेंटेंस कैसे बनता, देखो नॉर्मली होता तो हम कैसे लिखते, अगर असर्टिव सेंटेंस होता, दे हैव बीन वर्किंग इन दिस शॉप, they have been working in this shop for several years, for several years, right मेरे बच्चे। अब उसने क्या किया, क्वेश्चन पूछा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया। तो इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं, तो ये क्या हो गया, हैव दे, फिर आगे पूरा सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज अ क्वाइट आफ्टरनून, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, हर बार क्लास में मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ। अब तो आपको नींद में भी याद हो जाना चाहिए, इतनी बार ये गलती मैंने बच्चों को बता दी है। एक होता है क्वाइट, क्वाइट मतलब परफेक्टली कंप्लीटली, परफेक्टली कंप्लीटली, जो क्या होता है, एडवर्ब। कंप्लीटली जो क्या होता है, एडवर्ब। ये एक होता है क्वाइट, क्वाइट कीप क्वाइट, यानी
कीप क्वाइट मतलब साइलेंट, तो साइलेंट आफ्टरनून थी, कंप्लीट आफ्टरनून नहीं, क्या थी, साइलेंट आफ्टरनून। एडवर्ब के पहले आर्टिकल आ भी नहीं सकता है, ठीक है, सॉरी एन क्वाइट नहीं होगा, एन क्वाइट नहीं होगा, ये इसमें सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, क्या आएगा, अ क्वाइट आफ्टरनून। क्वाइट क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव, आफ्टरनून क्या हो गया है, नाउन। ये वाला जो QUIET है ये क्वाइट होता है, ये होता है परफेक्टली या कंप्लीटली, और क्या होता है ये एडवर्ब, ठीक है। कीप क्वाइट, जैसे क्लास में मैम जब हम आते थे पढ़ाते, मैम पढ़ाने आती थी तो बच्चे शोर कर रहे होते तो मैम जोर से चिल्लाती थी कीप क्वाइट, यानी सभी चुप हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर कंडीशनल का एक क्वेश्चन हमने पहले कर लिया, ये दोबारा एक क्वेश्चन आया है, और ये कंडीशन है आपका ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन पूरी तरह से ओपन होती है, अगर तुम ऐसा करोगे वैसा हो जाएगा, मतलब अभी भी आपके हाथ में ऑप्शन है ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन में क्या होगा, कंडीशनल पार्ट आता है आपका सिंपल प्रेजेंट में, कंडीशनल पार्ट शुड बी इन सिंपल प्रेजेंट, और मेन पार्ट जो होता है दूसरा वो किस में आता है, मेन पार्ट सिंपल, मॉडल सिंपल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म है, जैसे कुड वाले में पास्ट फॉर्म थी, इसमें प्रेजेंट फॉर्म है। प्रेजेंट फॉर्म कौन कौन सी हो जाएंगी, 4 होंगी, कैन, मे, विल और शैल। विल शैल प्लस बी ये हो जाएगा हेल्पिंग, कैन मे विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट ये एक्टिव, कैन मे विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, पैसिव, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट को भी 3 तरीके से लिख सकते हैं, इज, एम, आर, ठीक है, हेल्पिंग, वर्ब फर्स्ट एस या ईएस एक्टिव, और तीसरा इज, एम, आर प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है ना। अब यहां देखो, अनलेस यू डू विल नॉट प्रिपेयर, अनलेस डू विल नॉट प्रिपेयर वेल यू विल नॉट परफॉर्म वेल। अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। इसको यहां से देखो, देखो इसमें एक सेंटेंस लिखती हूं मैं, अनलेस यू वर्क हार्ड, बिल्कुल सिंपल सा है, अनलेस यू वर्क हार्ड you will not pass। जब तक तुम हार्डवर्क नहीं करोगे, अगर तुम हार्डवर्क नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे, ठीक है। तो अनलेस वाले सेंटेंस किस में हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट, किस में आया, सिंपल प्रेजेंट, और यू विल नॉट पास ये किस में आ गया, फ्यूचर सिंपल या मॉडल सिंपल, फ्यूचर सिंपल या मॉडल सिंपल, एक ही बात है इसमें, ठीक है। तो अनलेस के केस में, अनलेस अंटिल में हम ये चीज पढ़ते हैं कि हम क्या यूज नहीं करते हैं, नॉट, क्या यूज करते हैं, नॉट। यहां पर क्या आया हुआ है, नॉट, ये नहीं आएगा, डू के साथ विल नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या बनेगा सेंटेंस, अनलेस यू प्रिपेयर वेल, डू की जरूरत ही नहीं है, वर्ब कौन है यहाँ पर, प्रिपेयर। जब तक कि तुम अच्छे से तैयारी नहीं करोगे, क्योंकि नहीं तो किस में आ गया है, नॉट इसमें आएगी अनलेस में, अनलेस यू प्रिपेयर वेल, जब तक तुम अच्छे तैयारी नहीं करोगे यू विल नॉट परफॉर्म वेल, तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, क्लियर है। तो यहाँ देखो विल, वुड नॉट प्रिपेयर नहीं आएगा, विल डू नॉट नहीं आएगा, विल प्रिपेयर नहीं आएगा, सिंपली क्या आएगा, प्रिपेयर। अगर यहाँ ही होता तो प्रिपेयर्स आ जाता है ना। यू क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आती है, वर्ब फर्स्ट, प्लूरल के साथ क्या आएगी, वर्ब फर्स्ट, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है ये, हेल्थ इंश्योरेंस आर इम्पॉर्टेंट टुडे, आज हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, इम्पॉर्टेंट है, सिंस, क्योंकि एनीवन कैन फेस अ मेडिकल इमरजेंसी विदाउट वार्निंग, कोई भी इंसान मेडिकल इमरजेंसी फेस कर सकता है बिना किसी वार्निंग के। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, राइट। अब यहां पर देखो हेल्थ इंश्योरेंस, ये क्या है, कैसा सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंपल है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या आएगी, इज, प्लूरल नहीं है, ठीक है। विल नहीं हो सकता, हैज क्यों नहीं हो सकता, हैज शो कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट को, जबकि सेंटेंस जो है वो सिंपल में है, तो ये नहीं होगा प्रेजेंट सिंपल। इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट था इसलिए इमरजेंसी फेस कर सकता है, नहीं था नहीं, इंपॉर्टेंट है, तो क्या आएगा, इज। इंपॉर्टेंट था नहीं, इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस आज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी थोड़ा एक नया पैटर्न पूछा था सीपीओ में इस बार। देखो इसमें क्या किया, जो ऊपर लिखा हुआ है वो सही है, पर उसी की सूटेबल एक सिनोनिम हमें इन चारों में से देखना है। यानी अपने पास में नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड का भी ऑप्शन नहीं है कि हम ये बोल दें कि नो इम्प्रूवमेंट है, नहीं, हमें चेंज करना ही है, यानी कि हमें इसका सिनोनिम ही देखना है कि इसी लाइन के को और कैसे लिखा जा सकता है, इस लाइन को और कैसे लिखा जा सकता है, वो हमें यहाँ ऑप्शन से फाइंड करना है। जैसे देखो यहाँ पीपल से डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स, लोग डिफरेंट थिंग्स बोलते हैं डिफरेंट टाइम पे, तो यहाँ ठीक है, तो ये पीपल जो है वो कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, पीपल कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो यहाँ पर वर्ब से भी कैसी आ गई, प्लूरल, ठीक है। तो दो ऑप्शंस कट हो गए, सेज सेज, पीपल के साथ सेज तो नहीं आ सकता क्योंकि पीपल क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो से ही आएगा पहली चीज। विम्सिकल होता है एक्सेंट्रिक, बिल्कुल सन की, ठीक है। डिलेक्टेबल होता है स्वादिष्ट, डिलीशियस, तो डिलीशियस चीजें बोलते हैं डिफरेंट टाइम पे, और ये सन की बातें बोलते हैं डिफरेंट टाइम पे, ये दोनों तो कट हो गए, ठीक है। पीपल शुड से, लोगों को बोलना चाहिए, फैंसीफुल थिंग्स एट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम पे उनको फैंसीफुल चीजें बोलनी चाहिए। फैंसीफुल होती है अनरियलिस्टिक, इमेजिनेटिव, अनरियलिस्टिक, ठीक है, अनरियलिस्टिक, और ऊपर बोल रहा है डिफरेंट, तो डिफरेंट तो अनरियलिस्टिक का सिनोनिम नहीं हो सकता, तो ए भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर होगा मेरे बच्चे डी। डिफरेंट का सिनोनिम क्या है, डाइवर्स, डाइवर्स मतलब अलग अलग, डिफरेंट भी मतलब विभिन्न, और डाइवर्स भी विभिन्न, तो इसी लाइन को सेम अगर फॉर्म में देखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, पीपल से डाइवर्स थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स। हमने सिर्फ डाइवर्स को डिफरेंट, जो एक दूसरे के सिनोनिम है, उसको चूज किया है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि इसमें हमारे पास में नो इम्प्रूवमेंट, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट का ऑप्शन नहीं है, हमें इन चारों में से बेस्ट आंसर को चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। आई लाइक ऑल गेम्स, मुझे सारे गेम्स पसंद है, इंस्टेड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट की बजाय मुझे सारे गेम्स पसंद है, ठीक है। तो सबसे चलते हैं पहले रैदर। रैदर जो है वो दो चीजों के बाद में से चॉइस, टू ऑप्शंस है उसमें से चॉइस बताता है, दो में से चॉइस बताएगा। जैसे आई वुड रैदर प्ले फुटबॉल, आई वुड रैदर प्ले फुटबॉल देन क्रिकेट, मतलब क्रिकेट की बजाय मैं किसको करूंगा, प्ले करूंगा, पसंद करूंगा, फुटबॉल को। तो ये तो दो में से एक को चूज के लिए रैदर आता है, तो ये बात तो यहाँ हो नहीं रही है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि सारे गेम्स पसंद है, किसकी बजाय, क्रिकेट की बजाय, ठीक है। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड एक वर्ब है और वर्ब की ये जगह नहीं है, ठीक है। यहाँ तो हमें प्रपोजिशन या कंजक्शन चाहिए, तो ये यहाँ आ नहीं सकता है। एक्सक्लूड मतलब किसी चीज को हटाना, मतलब इंटेंशनली हटाना, तो ये वर्ब यहाँ आएगी नहीं।
ऑब्जेक्ट जैसे किसी पे ऑब्जेक्शन करना कि ये सही नहीं है, तो वो भी गलत हो यहाँ पर। राइट आंसर होगा एक्सेप्ट, सिवाय। हम क्या बोल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। आई लाइक ऑल गेम्स, मुझे सारे गेम्स पसंद है एक्सेप्ट क्रिकेट, क्रिकेट की बजाय, मतलब क्रिकेट को छोड़ दो, बाकी सारे गेम्स मुझे पसंद है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल सब खेल लूंगा, बट क्रिकेट नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट, दिस इज नॉट फिलिंग द ब्लैंक एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ वर्ड्स। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है जो बहुत कंप्लीट हो, पूरी डिटेल में हो, वेरी थोरो हो। थोरो बहुत डिटेल से बनाई गई हो, कंप्लीट हो, डिटेल में हो, कंप्लीट हो, ठीक है, वो होती है एग्जॉस्टिव। राइट? तो दिस इज नॉट, ये नहीं है, थोरो कंप्लीट लिस्ट नहीं है ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की कंप्लीट लिस्ट नहीं है। वर्ड्स की कंप्लीट लिस्ट आपको मिलेगी अवतार में, सिर्फ और सिर्फ अवतार में वो वर्ड्स हैं जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, ये आपकी मैम का कॉन्फिडेंस है क्योंकि अभी जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें सारे वर्ड्स आपकी बुक से मैच हो रहे हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पर एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव में जो साउंड है वो किसका है, वावल। वावल साउंड है तो यहाँ ए नहीं आएगा। मैनी का तो कोई, मैनी प्लूरल तो है ही नहीं यहाँ। ठीक है, राइट आंसर होगा एन। दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ वर्ड्स। क्लियर है बच्चे? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 40 फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन है। वैसे फ्रेजल वर्ब पूछी है, चारों फ्रेजल वर्ब दिया है। अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कौन सी फ्रेजल वर्ब यहाँ बेस्ट सुटेबल है वो हमें बतानी है। ठीक है, सेंटेंस है इट टुक 7 years फॉर हरीश। हरीश को कितने ईयर्स लगे, 7 years लगे टू फिलिंग द ब्लैंक हिज माइग्रेन। मतलब माइग्रेन से ये बोलना चाह रहा है कि माइग्रेन से छुटकारा पाने में, माइग्रेन से ठीक होने में हरीश को 7 साल लगे। ठीक है, माइग्रेन अपने आप में बहुत बड़ी बेकार बीमारी होती है जिसमें हेडेक, वोमिटिंग, नोजिया रहता है। ठीक है, हाँ, अब देखो सबसे पहला फ्रेज है शेक डाउन। ठीक है, शेक डाउन। शेक का मतलब क्या होता है, देखो हिलाना। शेक का मतलब हम बोलते हैं ना शेक वेल, शेक का मतलब हिलाना होता है किसी चीज को। डाउन, इसका मीनिंग होता है किसी को डरा धमका करके, ठीक है, धमकाकर उससे कुछ पैसे लेना, एक्सटॉर्ट करना, मतलब मनी को उससे कुछ पैसे लेना। जैसे पुलिस वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं वो कई बार दुकान वाले होते हैं, ठेले वाले, उनको डरा धमका के उनसे पैसे मतलब डाउन करवाना, मतलब पैसे डाउन का मतलब पैसे लेने के कॉन्टेक्स्ट में। राइट, तो वो हो गया शेक डाउन, ये नहीं होगा। शेक अप, अप माने ऊपर। शेक अप का मतलब होता है किसी चीज को रीस्ट्रक्चर करना, इम्प्रूव करना, उसमें सुधार करना। रीस्ट्रक्चर करना, इंप्रूव करना, सुधार करना, यानी कि उसका लेवल अप करना। ठीक है, अप से याद करने के लिए मैं बता रही हूँ आपको रिलेट करके, जैसे कि टीम में सुधार किया और नई टीम बनाई। ठीक है, तो वो क्या हो गया, शेक अप। ये भी नहीं होगा। राइट, शेक आउट। शेक आउट का मीनिंग होता है हिलाकर, आउट माने मतलब बाहर निकाल देना। जैसे कोई ब्लैंकेट है, कपड़े हैं, उसमें मिट्टी है तो शेक आउट करके यानी कि डस्ट को बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसे कि ब्लैंकेट है उसको हिला करके सीधा कर दिया। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, शेक आउट। तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा शेक ऑफ। OFF किसके लिए आता है, सेपरेट होने के लिए। किसके लिए आता है, सेपरेट होने के लिए, रिमूव, हटने के लिए। ठीक है, तो शेक ऑफ का मतलब होता है गेट रिड ऑफ, किसी चीज से छुटकारा पाना, मतलब उससे अलग हो जाना। क्योंकि OFF किसके लिए लेते हैं हम, सेपरेशन के लिए लेते हैं। जैसे स्विच ऑफ, लाइट ऑफ, OFF किसके लिए आता है, सेपरेशन के लिए। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ ही फाइनली शूक, सेकेंड फॉर्म हो गई इसकी, शूक ऑफ
हिज कोल्ड। फाइनली उसको कोल्ड से क्या मिल गया था, छुटकारा मिल गया था। जैसे दूसरा देखो, ही शूक ऑफ हिज नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट से छुटकारा मिलना, तो ऑफ किसके लिए आता है, गेट रीड ऑफ, किसी चीज से छुटकारे के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि हरीश को 7 साल लग गए माइग्रेन से छुटकारा पाने के लिए। तो क्या आएगा, शेक ऑफ, क्योंकि यहां पर टू के बाद क्या आती है, वर्ब फर्स्ट प्लस ओ डबल एफ किसके लिए आया है, सेपरेट होने के लिए, अलग होने के लिए, हटने के लिए, रिमूव होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पूरे पेपर में ही अच्छा क्वेश्चन था, फ्रेजल वर्ब का अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट, अब आते हैं स्टूडेंट्स क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट की जिन बच्चों का कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही वीक है, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं और क्लोज टेस्ट में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए तीनों बुक्स में प्रीवियस ईयर के क्लोज टेस्ट, जम्बल्ड और पैसेज को बहुत डिटेल से दिया है। तो ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आप क्लोज टेस्ट में, जम्बल्ड में, पैसेज में वीक है। ठीक है, हाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ वीडियो को पॉज करते हुए पूरे पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, बिना किसी ऑप्शन को पुट किए हुए पहले पूरे क्लोज टेस्ट को पढ़ना चाहिए। देन ये ऑप्शंस हैं, इनको देखो, जो भी आपका आंसर आ रहा है आप कॉपी में नोट करो और मेरे आंसर के साथ मैच करो। ये तो है लर्निंग का प्रोसेस, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, अब देखो, रविंद्रनाथ टैगोर, इसको अब हम सभी जानते हैं, फाउंडेड अ स्मॉल स्कूल एट शांति निकेतन इन 1901। ठीक है, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक छोटा स्कूल, कहाँ पर, शांति निकेतन में, इन 1901 में। एंड काला भवन एंड आर्ट स्कूल काला भवन कहाँ, कब, 1999। ठीक है, 1999 शांति निकेतन, आई हैव बीन देयर, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस है शांति निकेतन। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा जगह, जाने के बाद बहुत पीसफुल एरिया है, बहुत अच्छा। Which filling the blank became a part of the विश्व भारती यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन 1921। रविंद्रनाथ टैगोर ने फाउंडेड किया एक छोटा स्कूल शांति निकेतन में 1901 में, और एक आर्ट स्कूल 1919 में, जो बाद में एक पार्ट बना विश्व भारती यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था, उसका पार्ट बना कब, 1921 में। क्लियर? तो कोई चीज बाद में, फ्यूचर में, एट अ टाइम इन द फ्यूचर, एट अ टाइम इन द फ्यूचर, जैसे हम बोले वो बाद में डॉक्टर बनी, शी लेटर बिकेम अ डॉक्टर। ठीक है, तो बाद में के केस में ये देखो, बेटर तो आता है कंपैरिजन के लिए, गुड की बेटर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव, फास्टर भी कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव, स्लोवर भी क्या है, कंपैरेटिव। तो यहां कहीं भी कंपैरिजन नहीं हो रहा, कोई भी कंपैरिजन यहां पर नहीं हो रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री, ये तीनों ही ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे, कोई कंपैरिजन नहीं है। राइट आंसर होगा लेटर, लेटर ईयर्स मतलब बाद में। तो उन्होंने एस्टैब्लिश किया था 1901 में शांति निकेतन, जो एक स्मॉल स्कूल, और काला भवन 1919 में, जो कि बाद में क्या बने, पार्ट बन गए किसका, विश्व भारती यूनिवर्सिटी का, जो बाद में 1921 में एस्टैब्लिश की गई। ठीक है, और एक आता है LATTER। ठीक है, ये क्या होता है, जो कोई दो चीजों में जब हम बाद वाला बताना चाहें, जब हम बाद वाला बताना चाहें तो LATTER आता है। जैसे ही प्रेजेंटेड 2 सॉल्यूशंस, उसने 2 सॉल्यूशंस प्रेजेंट किए। ठीक है, अब मैं ये बताना चाहूं कि बाद वाला अच्छा था, द लेटर सीम्स मच बेटर, दूसरे वाला बेटर था, तो क्या आएगा, LETTER। और मैं अगर बताना चाहूं पहले वाला तो क्या आएगा, पहले वाले के लिए आएगा फॉर्मर। ठीक है, पहले वाला बेटर था, फॉर्मर, बाद वाला लेटर। ठीक है, आई हैव 2 काउ, जैसे 2 काउ है मेरे पास, बाद वाली ऐसी है तो बाद वाली के लिए लेटर, पहले वाली वैसी है फॉर्मर।
क्लियर है? उस केस में आता है LATTER। ये फ्यूचर में किसी टाइम पे बाद में लेटर ईयर्स होता है जैसे, ठीक है, वो है LATER। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लोकेटेड इन एन, ये तो बहुत इजी आंसर था, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी आर्टिकल की उसी से हो रहा है। लोकेटेड इन एन फिलिंग द ब्लैंक विलेज सम डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी ऑफ कैलकाटा। कैलकाटा सिटी से थोड़ी दूरी पर ये लोकेट किया गया था। इन एक विलेज में काला भवन प्रेजेंटेड एन ऑल्टरनेटिव मैथोडोलॉजी ऑफ आर्ट ट्रेनिंग। आर्ट ट्रेनिंग की ऑल्टरनेटिव मैथोडोलॉजी को प्रेजेंट किया काला भवन ने, इन विच स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस वॉज। ये हम आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ बिल्कुल सिंपल है, लोकेटेड इन एन। ये एन आर्टिकल हम कब लेते हैं? जब आगे वाला नाउन कौन सा हो? वाउल साउंड का। अभी अभी हम पढ़ रहे थे, आर्टिकल के क्वेश्चंस भी किए, वाउल साउंड का हो। तो एन, नॉर्मल में एन वाउल साउंड है क्या? रिलायबल, जिसपे भरोसा किया जा सके, जिसपे रिलाय किया जा सके, आर रिलायबल। मैजिकल नहीं, राइट आंसर होगा इडिलिक। साउंड कौन सा है? वाउल साउंड। तो सिंपल सा था, ये तीनों क्या हो जाएंगे? ग्रामेटिकली रॉन्ग। आर्टिकल के कॉन्सेप्ट से ये तीनों गलत है, तीनों गलत है। क्या आएगा? इडिलिक। इडिलिक क्या होता है? वेरी पीसफुल, वेरी ब्यूटीफुल, जब कोई टेंशन कुछ नहीं हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, इडिलिक, ठीक है। इडिलिक आपका आता है जैसे इडिलिक विलेज हो गया, ठीक है, इडिलिक लैंडस्केप हो गया, इडिलिक लाइफ हो गई, इडिलिक सराउंडिंग हो गई, ठीक है। तो बहुत ही पीसफुल, बहुत ब्यूटीफुल के लिए क्या यूज करते हैं? इडिलिक। और ये सिंपल था, बहुत इजी था। अगर आपको पूरा क्लोज टेस्ट भी नहीं आ रहा था तो ये तो आप चूज करके भी कर सकते थे। हिंट दी हुई थी एन की, एन की हिंट बिल्कुल बेसिक हम पढ़ते हैं आर्टिकल में, सेकंड थर्ड क्लास का बच्चा भी जानता है। नेक्स्ट अब देखो, काला भवन ने प्रेजेंट की एक ऑल्टरनेटिव मैथोलॉजी किसकी? आर्ट ट्रेनिंग की, ठीक है। एक ऑल्टरनेटिव मैथोडोलॉजी प्रेजेंट की जिसमें स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस नहीं थी, जिसमें स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस को क्या किया गया? फिलिंग द ब्लैंक इन फेवर ऑफ लर्निंग। किसके फेवर ऑफ लर्निंग? लर्निंग कैसी होनी चाहिए? थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से, एंड लिविंग एज अ पार्ट ऑफ नेचर। लिविंग एज अ पार्ट ऑफ नेचर मतलब स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस को हटाया गया, ठीक है। तो यहां देखो, स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस को एक्सेप्ट किया गया, फैक्चुअली रॉन्ग, उल्टा बोल रहा है। वो तो हटाने की बात कर रहा है और ये एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। फिर बचता है इन्वेस्टिगेटेड। इन्वेस्टिगेट मतलब किसी क्राइम को, ये क्यों हुआ, उसकी पूरी एग्जामिनेशन चलती है कि कहाँ हुआ ये क्राइम, ठीक है, पुलिस उसको छानबीन करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो इररिलेवेंट है। यहाँ ऐसी कोई क्राइम की, किसी केस की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। एस्पायर्ड, अब आ गया एस्पायर्ड। एस्पायर्ड क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर किसी चीज को अचीव करने की, ठीक है, वो एस्पायरिंग, एस्पायर हो गया, तो ये भी इररिलेवेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। राइट आंसर क्या है? रिजेक्टेड। सिंपल मीनिंग से क्लियर हो रहा है कि स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस को, स्टूडियो बेस्ड ट्रेनिंग को रिजेक्ट किया गया इन फेवर ऑफ लर्निंग। जो है वो कैसे होनी चाहिए? ऑब्जर्वेशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, द नेचुरल सराउंडिंग्स विद द, नेचुरल जो सराउंडिंग्स है विद किसके साथ? फिलिंग द ब्लैंक ऑफ बेयर रेड अर्थ डॉटेड विद ट्रीज। अब सराउंडिंग कैसी बता रहा है कि रेड अर्थ जिसमें ट्रीज डॉट लगे हो, मतलब आप खुद सोच सकते हैं कितना सुंदर दृश्य होगा वो, ठीक है। वहां पर बहुत ग्रीनरी है, बहुत अच्छा है चारों तरफ, जो है बिल्कुल, जो भीड़ भाड़ है, नॉइज से एयर पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत शांति वाली जगह है, ठीक है। मैं तो बहुत सालों पहले गई थी, 10, 12, 15 साल हो गए होंगे, लेकिन तब भी बहुत शांति थी वहाँ। अब यहाँ देखो, द नेचुरल सराउंडिंग्स विद द, अब हम खुद सोच सकते हैं बेयर रेड अर्थ डॉटेड विद ट्रीज, कितना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ड आ रहा है हेज। द हेज ऑफ बेयर, हेज मतलब होता है धुंधला, जब क्वालिटी, एयर क्वालिटी नहीं हो प्रॉपर, तो जो हेज है उसके लिए आता है, इररिलेवेंट हो गया।
ठीक है। मर्क ऑफ, मर्क होता है बहुत ही ग्लूमी, डार्कनेस, ठीक है, स्मोक की वजह से जो डार्कनेस है, अंधेरा है, उसके लिए आता है। तो ये भी बिल्कुल फैक्चुअली रॉन्ग भी नहीं बोल सकते इसको, इसको हम इररेलेवेंट ही बोलेंगे, बिल्कुल आउट, कोई सेंस ही नहीं है इसका। हम सुंदरता की बात कर रहे हैं। फिर बैंड की बात करें तो कलर के जो बैंड्स बनते हैं वो भी हैं। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन है उसको भी बैंड बोलते हैं। ये भी इररेलेवेंट हो गया, ये भी इररेलेवेंट है। राइट आंसर यहां पर होगा मेरे बच्चे विस्टास। विस्टास का मतलब होता है बहुत ही सुंदर पैनोरमिक व्यू। आपके फोन में आता ना, फोटो खींचते हो तो पैनोरमा, पैन मीन्स और, ऑल, ऑर्मा मीन्स दृश्य, मतलब बहुत सुंदर दृश्य, पैनोरमा, पैनोरमिक व्यू, विस्टास, बहुत अच्छा। तो द विस्टास ऑफ बेयर रेड अर्थ, रेड अर्थ आप इमेजिन करो, उसमें बीच में बहुत ऐसे पेड़ लगे हुए हैं। द कलर्स ऑफ द चेंजिंग सीजन्स, चेंजिंग सीजन के कलर्स, द एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स, फिलिंग द ब्लैंक, इंस्पिरेशन टू स्टूडेंट्स। अब देखो सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेंटेंस बोलना चाह रहा है कि जो नेचुरल सराउंडिंग्स है, क्योंकि वहाँ का जो पूरा एरिया है, एक तो वहाँ नॉइज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन है ही नहीं क्योंकि वो सिटी से बहुत दूर है, वहाँ पर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लगता है जब हम बहुत नेचुरल चीज़ों के पास रहते हैं। तो इससे हम बहुत मोटिवेटेड, हम लेस स्ट्रेस फील करते हैं, थोड़ा इंस्पिरेटेड हम फील करते हैं, थोड़ा पॉजिटिव फील करते हैं जब हम नेचुरल, नेचर के पास होते हैं, ग्रीनरी के पास होते हैं। तो जो नेचुरल सराउंडिंग है विद द विस्टास ऑफ बेयर रेड अर्थ डॉटेड विद ट्रीज फिलिंग कोमा द कलर्स ऑफ द चेंजिंग सीजन, ये सारी चीजें, द एनिमल्स एंड द बर्ड्स, एनिमल और बर्ड क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इंस्पिरेशन टू स्टूडेंट्स, क्या दे रहे हैं वो, इंस्पिरेशन, प्रेरणा। तो यहाँ कुछ देने की बात हो रही है और ये मना करने की बात कर रहा है, बी ऑप्शन। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए मना करना, डिनाय करना। तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका फैक्चुअली रॉन्ग। जो सेंटेंस, जो फैक्ट दिया है उसको रॉन्ग प्रूव कर रहा है। क्लियर। एग्रीड का मतलब क्या होता है, सहमत होना। तो यहाँ सहमत होने की भी कोई बात नहीं हो रही है, ये भी इररेलेवेंट हो जाएगा। ग्रूम का मतलब होता है किसी, या तो किसी इंसान को एक्सपर्ट बनाना, उसको ट्रेन करना, उसकी ग्रूमिंग करना, है ना। जैसे ग्रूमिंग अलग अलग तरीके से होती है, जैसे एनिमल्स के फर काटना, उनकी क्लीनिंग करना, वॉश करना, उनको सुधारना, वो ग्रूम है। तो ग्रूम की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, इररेलेवेंट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोवाइडेड। एनिमल्स एंड बर्ड्स प्रोवाइडेड, ये सारी चीजें, ये सारी कंडीशन क्या प्रोवाइड कर रही हैं, इंस्पिरेशन टू स्टूडेंट्स। क्लियर है बच्चे, ठीक है। आगे देखो, जंबल क्लोज टेस्ट पैसेज में जो बच्चे बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनको कॉम्प्रिहेंशन में बहुत प्रॉब्लम है, उनको ये बुक्स ज़रूर लेनी चाहिए। इसमें पिछले सालों के जो भी एग्जाम में आए हुए जंबल क्लोज टेस्ट पैसेज हैं, उनको बहुत ही डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ दिया है, तो ज़रूर लेनी चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, अब आते हैं पैसेज पे, स्टार्ट करते हैं। पैसेज मतलब आपको लगेगा साइज में, पर बड़ा नहीं है। एक एंटोनिम पूछा है, ये भी 2 एंटोनिम पूछे हैं, और टोन पूछी है, स्ट्रक्चर पूछी है, और एक सेंट्रल आइडिया पूछा है। यानी पैसेज से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, समझ रहे हैं। मतलब पैसेज से टोन, थीम, सेंट्रल आइडिया, सिनोनिम, एंटोनिम, ये ही पैटर्न चल रहा है लेटेस्ट अभी जो पैटर्न चल रहा है, क्योंकि सीपीयू का ये हमारा लास्ट सेट है और इसमें हमने देखा कि जो भी 9 सेट हमने किए सब में यही चीज़ें आ रही थी कि यही चीज़ें पूछ रहा है, मतलब पैसेज के अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, राइट। तो आपको पैसेज की सेंट्रल आइडिया, उसका थीम, उसका टोन, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और वोकैब आपकी स्ट्रोंग होनी चाहिए, तो आप पैसेज कर लोगे, ठीक है। अब देखो इसमें चलते हैं आगे, ये देखो, हाँ, माउंटेन्स, पहाड़ों की बात हो रही है। ऑक्यूपाई, माउंटेन्स ऑक्यूपाई करते हैं अबाउट अ क्वार्टर, माउंटेन्स ऑक्यूपाई करते हैं 1/4 यानी अ क्वार्टर ऑफ द अर्थ्स लैंड। अर्थ की लैंड का 1/4 भाग क्या है, माउंटेन्स है। मतलब 1/4 भाग में क्या है, माउंटेन्स है।
harbor most of its biodiversity hotspots and supply fresh water to an estimated half of humanity. ये बोल रहा है माउंटेन्स ऑक्यूपाई, अब ये माउंटेन्स यहाँ सब्जेक्ट है, फिर बोल रहा है हार्बर, माउंटेन्स हार्बर मोस्ट ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इट्स बायोडाइवर्सिटी, इट्स किसके लिए है यहाँ पर, अर्थ के लिए। माउंटेन हार्बर एक तो बंदरगाह हो गया जहाँ पर जो शिप्स वगैरह है उनको उनका काम होता है, गुड्स एक्सचेंज होती है, ठीक है। और हार्बर मतलब किसी चीज़ को हाइड करना, उसको पनाह देना, उसको अपने में कवर करना, ठीक है। तो माउंटेन्स हार्बर करते किसको, मोस्ट ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी, इट्स किसकी, अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को, एंड सप्लाई, और सप्लाई करते हैं फ्रेश वाटर को, लगभग आधी मानव जाति को वो फ्रेश वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट ऑन एवरी कॉन्टिनेंट, एवरी कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट होते हुए माउंटेन्स इंक्लूड अ मल्टीट्यूड ऑफ इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम्स, होल्डिंग मैनी यूनिक स्पीसीज, बहुत सारी यूनिक स्पीसीज को होल्ड करता है, जैसे कि स्नो लेपर्ड्स, ठीक है, एंड माउंटेन गोरिल्लास। क्लियर? दे आर ऑल्सो होम टू ग्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी, वो होम भी है ग्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी का अमंग पीपल, जो कि अडेप्टेड है किसके, द चैलेंजेस ऑफ माउंटेन लाइफ, जो माउंटेन लाइफ के चैलेंजेस के अकॉर्डिंग अनुकूलित है, ठीक है। देयर स्पेशल ट्रेडिशंस, उनके कुछ स्पेशल ट्रेडिशन, देयर एंड ब्रेथ टेकिंग सीनरी, मतलब ब्रेथ टेकिंग मतलब बहुत ही शानदार, स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंट जो सीनरी है अट्रैक्ट करती है एवर ग्रोइंग नंबर ऑफ टूरिस्ट, क्योंकि टूरिस्ट जो है वो उनको देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत सारे टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं कौन, माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन रीजन्स आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव, माउंटेन रीजन्स जो है वो पर्टिकुलरली सेंसिटिव हो गए हैं किसके लिए, डिग्रेडेशन, डाउनफॉल फ्रॉम बोथ ह्यूमन प्रेशर्स, किसकी वजह से, ह्यूमन प्रेशर, और क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज होगा, ह्यूमन प्रेशर होगा तो माउंटेन जो है वो डिग्रेड होंगे, इसके लिए वो क्या है, पर्टिकुलरली सेंसिटिव। स्टीप स्लोप, जो ऐसे खड़ी जो स्लोप है, मीन द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट को काटेंगे तो इस तरह से स्टीप स्लोप हो जाएंगे, फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग, settlements or infrastructure can cause serious soil erosion as well as the loss of habitat। बोल रहा है कि स्टीप स्लोप जो है मीन द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्लियर करना फार्मिंग के लिए, सेटलमेंट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये कारण हो सकता है सीरियस इसका सोइल इरोजन का, जिस उसके साथ साथ लॉस ऑफ हैबिटेट, जो वहाँ रहने वाले हैं, हैबिटेट जो भी प्रजातियाँ जो वहाँ रह रही हैं, ठीक है, उसके लिए। नेक्स्ट, इरोजन एंड पोल्यूशन हार्म द क्वालिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन स्ट्रीट, जो सॉइल इरोजन है, जो मिट्टी है उसका इरोजन हुआ, पॉल्यूशन है, वो क्या करेंगे, जो पानी नीचे बह रहा है उसकी क्वालिटी को क्या करेंगे, हार्म करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो है वो एक खतरा है, द क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ वाटर सप्लाई, क्लाइमेट चेंज होने से क्या होगा कि जो क्वांटिटी जो माउंटेन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वाटर की, और जो टाइमिंग है वाटर सप्लाई की, ठीक है, कहाँ पर, फार्म्स में, सिटीज़ में, इंडस्ट्री में और पावर स्टेशन में, वो टाइमिंग और क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, थ्रेटन्स दैट क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ वाटर सप्लाई, वो खतरे पे थ्रेट कर रहा है, थ्रेटनिंग किससे, क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज खतरा है किसके लिए, कि जो टाइमिंग और क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहा है माउंटेन्स, सिटीज़ को, फार्म्स को, पावर स्टेशन को, उनके लिए। फास्ट राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर जो कि जल्दी बढ़ रहा है, आर फोर्सिंग माउंटेन्स, वो माउंटेन को फोर्स कर रहा है, किसको, फोर्सिंग माउंटेन स्पीसीज, जो माउंटेन की जो स्पीसीज है, इकोसिस्टम्स है, एंड द पीपल दैट डिपेंड ऑन देम टू अडेप्ट और माइग्रेट। देखो ये बोलना चाह रहा है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो टेम्परेचर फोर्स कर रहा है माउंटेन स्पीसीज को, इकोसिस्टम को और दूसरे लोगों को जो कि डिपेंडेंट है वहाँ रहने के लिए, ठीक है, कि या तो इसको जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको अडेप्ट करो या यहाँ से
मूव करो, यहाँ से चले जाओ। माइग्रेट का मतलब मूव करना, पलायन करना, चले जाना, ठीक है। माइग्रा का मतलब रूट वर्ड में क्या होता है, टू मूव। क्लियर है, सिंपल पैसेज था। अब देखो एंटोनिम पूछा है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी हम देखें वैरायटी, डाइवर्सिफिकेशन विविधता, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, ठीक है। अब यहाँ ब्लॉक तो ब्लॉक हो गया। डिलेमा, डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। इन अ डिलेमा आता है, क्या आता है, इन अ डिलेमा, दुविधा में होना, तो आएगा इन अ डिलेमा। ये नहीं होगा। हेरिटेज जो हमारा ट्रेडिशनल जो कल्चर के लिए आता है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा यूनिफॉर्मिटी, विभिन्न होना और एक चीज में एक फॉर्मेशन में होना। यूनि मतलब वन, ठीक है। नेक्स्ट माइग्रेट। माइग्रेट अभी अभी मैंने आपको बताया मूव के लिए आता है। वॉन्डर, रोम, ठीक है। डाई किसके लिए आएगा, मर जाने के लिए। एज्यूम किसी चीज को सोचना, मानना इतना है। रन मतलब भागना, ये भी नहीं होगा, एज्यूम नहीं होगा। स्टे या रिमेन, क्या हो जाएगा, स्टे या रिमेन। एंटोनिम क्या हो जाएगा, वहीं स्टे करना, वहीं रुकना, वहीं बने रहना। माइग्रेट मतलब मूव करना, चले जाना। ये रूट वर्ड्स है और रूट वर्ड की ये क्लास बच्चों को बहुत पसंद आ रही है, बहुत इम्प्रूव वो इससे कर रहे हैं। आपने भी नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, ठीक है। यहाँ फ्री पीडीएफ्स मिलती है, जो भी क्लासेस होती हैं, जो भी फ्री आपकी बुक्स हैं, उनकी सारी पीडीएफ्स आपको नियॉन के टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। तो ये अगर ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर कर लेना। आगे चलते हैं। हाँ, टोन पूछा है। टोन क्या है, बायस्ड। बायस्ड मतलब पार्शियल। तो क्या पार्शियलिटी की कहीं बात हुई है, नहीं हुई है, कोई पार्शियलिटी तो बताई नहीं है, ठीक है। लॉडेटरी होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना, कमेंडेशन, प्रेज, तो प्रेज भी नहीं हुआ है, कोई प्रेज नहीं हुआ है। इमोशंस की बात नहीं हुई है, तो किसकी हुई है, ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक का मतलब होता है मानव कल्याण से रिलेटिव। तो ये जो बात हो रही है वो सारी ह्यूमन वेलफेयर के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है कि किस तरह पहाड़, माउंटेन ह्यूमंस को पानी देते हैं, लोग टूरिस्ट बन के उनको देखते हैं। तो ये मानव कल्याण से रिलेटेड है, ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड है। सो यहाँ टोन क्या होगी, ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज कोलोकेशन होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्रोनोलॉजिकल। क्रोनो मतलब क्या होता है, टाइम, टाइम के सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ। यहाँ किसी टाइम की बात नहीं हुई कि तब ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, उस साल ये, फिर अगले साल फिर ये घटना, ये घटना, ऐसा कोई बात नहीं हो रही है। ना ही कोई डेफिनेशन दी गई है। क्या कोई डेफिनेशन दिखी आपको कहीं पर कि ये डेफिनेशन गिवन हो इस चीज की, नहीं। कंपेयर किया गया है, कॉन्ट्रास्ट, कोई कंपैरिजन नहीं है कहीं पर, ना ही कोई कंट्रास्ट मतलब अपोजिट। कंट्रास्ट मतलब बिल्कुल अपोजिट, वो भी नहीं है। राइट आंसर है कोज एंड इफेक्ट। माउंटेन्स को के जो अपन यहाँ पर क्लाइमेट चेंज और फास्ट राइजिंग टेम्परेचर, जो कोज जिनका इफेक्ट बताया माउंटेन्स के ऊपर, रीजंस बताए हैं, कारण क्या क्या है, ये कारण है क्लाइमेट चेंज, कारण है उससे क्या इफेक्ट होगा पानी के सप्लाई में, ठीक है, जो सिटीज़ में, फार्म्स में पहुँच रहा है, टाइमिंग्स में, तो उसके इफेक्ट बताए हैं। तो पूरी तरह से यहाँ पर रीजंस बताए हैं और उनके रिजल्ट जिसको हम बोल रहे हैं इफेक्ट को डिस्कस किया गया है। सो यहाँ सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, कोज एंड इफेक्ट, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया वो होता है जिसके चारों तरफ पैसेज घूमता है, जिसके बारे में बार बार बात होती है और जनरली जिसके बारे में फर्स्ट 2-3 लाइन में बात हो चुकी होती है, वो सेंट्रल आइडिया होता है और घूम फिर के उसी के चारों तरफ बातें चलती रहती है, ठीक है। तो अगर हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपन पॉल्यूशन की, राइट। तो पॉल्यूशन के बारे में हमने देखा
कि पॉल्यूशन तो बहुत, क्या यहाँ पर ये बोला है कि ये पॉल्यूशन ये होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इस तरह से पॉल्यूशन इतने टाइप के होते हैं, फिर पॉल्यूशन ये होता है, इस तरह से हो रहा है, ये रीज़न है, ये उसके कारण है, ये उसके रिजल्ट है? नहीं। माउंटेन से रिलेटेड ही एक पार्ट, जो माउंटेन का जो इकोसिस्टम है उससे रिलेटेड पॉल्यूशन थोड़ा सा यहाँ बात हुई थी, बिल्कुल एक लाइन, टू शॉर्ट, सिर्फ पॉल्यूशन से रिलेटेड पैसेज नहीं है। क्लाइमेट चेंज की भी थोड़ी बात हुई थी पर उससे रिलेटेड नहीं है। क्लाइमेट चेंज के असर तो बहुत सारी चीज़ों पे है, बहुत सारी चीज़ों पे, पर उसमें हमने तो सिर्फ माउंटेन्स इकोसिस्टम की बात की है। बायोडिग्रेडेशन की कहीं बात नहीं है। बायोडिग्रेडेशन आउट ऑफ पैसेज, मतलब बायोडिग्रेडेशन यानी किसी चीज़ का जैविक तरीके से अपने आप ही खत्म हो जाना बायोडिग्रेडेशन है। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। हम पूरे पैसेज में देखो, यहाँ अगर हम देखते हैं तो स्टार्ट हुआ है कहाँ से, माउंटेन से, फिर मल्टीट्यूड ऑफ इकोसिस्टम, माउंटेन के इकोसिस्टम की, माउंटेन्स की ही बात चल रही है। सो राइट आंसर यहाँ पर अब आपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज माउंटेन इकोसिस्टम्स। ठीक है, बहुत ही इजी सा पैसेज था। क्वेश्चंस जो थे वो जस्ट हमने पैसेज पढ़ा, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे। टोन, थीम, सेंट्रल आइडिया, स्ट्रक्चर, एंटोनिम, सिनोनिम के बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। थोड़ा सा माइंड उसी इसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।